और गढ़वाल में आयोजित नयार उत्सव 2024 का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। नयार घाटी में रहेगी 3 दिवसीय उत्सव की धूम। 10 महीने के बाद हुआ राहत का फैसला। आयुष्मान योजना के साथ मुआवजा भी मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गणेश गोदियाल का सरकार पर तंज। मुद्दे से जनता का ध्यान मोड़ने के लिए यूसीसी एकजुट होकर कांग्रेस जीतेगी केदारनाथ सीट। केदारनाथ धाम में 14,60,000 के पार पहुंची दर्शनार्थियों की संख्या। बाजारों के साथ ही धाम में भी बनी है रौनक। 4 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद तिथि केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। मिलावटखोरी को रोकने के लिए छप्पर फाड़ अभियान जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली को बड़ा जन समर्थन मिला। व्यापक समर्थन के साथ साथ व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। साथ ही विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही इन पर माहौल बिगड़ने का भी आरोप लगाया गया। इस बीच चमोली में भी विशेष समुदाय के विरोध जबरदस्त तनाव देखने को मिला। हिंदूवादी संगठनों ने इन लोगों को 31 दिसंबर तक क्षेत्र छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। इस फरमान का एआईएमआईएम के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने चमोली व्यापार मंडल की 15 मुस्लिम परिवारों को क्षेत्र छोड़कर चले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि समान नागरिक संहिता का कानून बनने वाले उत्तराखंड में क्या मुसलमानों को समानता से जीने का अधिकार नहीं है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में समुदाय विशेष को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से क्षेत्र में बनी मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई और इस रैली को बड़ा जन समर्थन मिला है। व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। साथ ही विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही इन पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया और इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आरोप में कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर नाराजगी को बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। हम लोग जो हैं एक बहुत दुख के साथ में हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा बुरा संबंध रहा। मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि में बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। यदि आज आपकी मांग पे कोई गौर नहीं कर रहा तो आगे क्या कदम होगा आपका? अब आगे मेरा कदम ही आगे जनता तय करेगी। इतने सारे लोग हैं, इतना उत्तराखंड है, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। सरकार कतई फेलियर है। सरकार का कानून व्यवस्था चौपट है और जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी रहती है, नैतिक जिम्मेदारी रहती है वो कानून व्यवस्था ठीक करे। और जिस तरह की बातें उत्तरकाशी और राज्य के अन्य जनपदों से आई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, 4 धाम यहाँ पर हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर इसी प्रदेश में स्थित है, आदि कैलाश है और तमाम तीर्थ स्थान हैं यहाँ। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उससे उत्तराखंड की छवि को कलंकित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और सरकार, मुझे तो लगता है कि ये सरकार के भेजे हुए या भाजपा के भेजे हुए एजेंट हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। उसी के कारण उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आज जगह जगह जो घटनाएं दिखाई दे रही हैं
जिस प्रकार के देवभूमि के देवत्व को अपवित्र करने की घटनाएं और यहाँ के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करने के प्रयास, तो उसके कारण समाज में जो जागरूकता आई है, समाज अपना पक्ष इस प्रकार के प्रदर्शन से प्रकट कर रहा है। और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आने का प्रयास नहीं करती कभी भी, उसका काम तुष्टीकरण का है। इसी के कारण यहाँ की ये घटनाएं या देश भर में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, ये इसका कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अगर अपने इस एजेंडा पर काम करना चाहती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यदि पहाड़ी जिलों में इन्होंने जो बिजनौरी और सहारनपुरी बसाए हैं, उनको भी बाहर करना चाहिए। केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान कर आप राजनीति कर रहे हैं। पहाड़ की जो हमारी देवभूमि है, उसको नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। वहां पर इन लोगों ने ये बसाया है। उन लोगों को बसाते हैं, फिर उनको पीटते हैं और फिर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करते हैं। ये डेमोक्रेसी बिगड़ गई है उत्तराखंड की पूरी। इन लोगों, ये राष्ट्रीय पार्टियों का काम है। राष्ट्रीय पार्टियों को हम इस प्रकार के प्रपंच को नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वहीं एक ओर जहां प्रदेश भर में समुदाय विशेष को लेकर तनाव है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में विशाल तांडव रैली निकाली और इसके जरिए सरकार से बाहरी लोगों को प्रदेश से बाहर करने, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। इस बीच चमोली में भी विशेष समुदाय के विरोध में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इन लोगों को 31 दिसंबर तक क्षेत्र छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। इस फरमान का AIMIM के संस्थापक असुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने चमोली व्यापार मंडल की 15 मुस्लिम परिवारों को क्षेत्र छोड़कर चले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि समान नागरिक संहिता का कानून बनाने वाले उत्तराखंड में क्या मुसलमानों को समानता से जीने का अधिकार नहीं है? वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। ये एक खबर भी प्रचलित हो रही है विगत दिनों से गैरसैंण में, जिसमें एक ये कहा गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष को 31 दिसंबर तक इलाका छोड़ने की चेतावनी दी है। उसके क्रम में स्पष्ट करना है कि वहाँ के व्यापार मंडल संघ एवं अध्यक्ष ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके द्वारा एक जन चेतना रैली निकाली गई थी और उनकी मंशा केवल जो बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के वहाँ रेडी पड़ी लगा रहे थे उसके लिए थी कि प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए। और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी और बाकी क्षेत्र में स्थिति सौहार्दपूर्ण है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। यही उसका जनचेतना रैली का मकसद था। के इशारे पे हो रहा है, ये सब भाजपा के इशारे पे हो रहा है। राज्य की सरकार मुझे बतावे, मुख्यमंत्री रोज बड़े बड़े बयान देते हैं। राज्य के अंदर अगर किसी एक हिस्से में ये कहा जा रहा है कि फलाने समुदाय के लोग खाली कर दें, क्या सरकार ने, डीजीपी ने, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक बयान दिया कि राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य के नागरिक हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, सारे लोगों का ये उत्तराखंड है। और किसी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके अगर इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए जिम्मेदार सरकार और बीजेपी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कर निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सवाल ये है कि आखिर कौन उत्तराखंड की शांतवादियों में जहर घोल रहा है? आखिर क्यों सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर ऋषिकेश से है, जहां देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस
का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे वो, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, ताकि उसमें जैसे ही कॉल आएगी कहीं से, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन से पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आना है। तो वो 29 तारीख के बाद ये शुरू हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको एम्स ऋषिकेश में आने में असुविधा है, उनको अगर सड़क नहीं मिल रही है या किसी ऐसी जगह में भी एक्सीडेंट हुआ है जहां हेलीकॉप्टर जा सकता है, तो वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। गदरपुर क्षेत्र के मोहनपुर नंबर 1 गांव में महिला की हत्या कर शव को बैग में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। शाम के समय बकरी चरा रहे बच्चों को सड़क किनारे झाड़ियों के पास एक बैग दिखाई दिया तो बच्चों ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और मौके से गुजर रहे गदरपुर थानाध्यक्ष जसवीर चौहान ने इसके सूचना पर उच्च अधिकारियों के साथ ही थानाध्यक्ष दिनेशपुर को मामले की जानकारी दी। अभी ऐसा इस स्टेज पर कहना उचित नहीं होगा। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। अभी डेड बॉडी मिली है, उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। तो सर कब की घटनाक्रम बताया जा रहा है और पुलिस किस तरह की कार्रवाई? आज करीब ये थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक बैग पड़ा हुआ है और उसमें लग रहा है कि कुछ संदिग्ध वस्तु है, जिसमें पुलिस के द्वारा इसे चेक किया गया तो पता चला कि इसमें डेड बॉडी है। खबर हल्द्वानी से है, जहां दीपावली त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। दीपावली में न सिर्फ प्रवासी बड़ी संख्या में शहर में आते हैं बल्कि पर्यटन सीजन में भी प्रभावी रहता है। ऐसे में शहर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। दीपावली त्योहार पर एक तो बाजार में फुटफॉल काफ़ी बढ़ जाता है, साथ ही जो हमारे प्रवासी लोग हैं वो त्यौहार के टाइम पे घर आते हैं। साथ ही ये ट्रेंड भी देखा गया है कि वीकेंड होने की वजह से पर्यटकों का भी आवागमन इस बीच में हो जाता है। उसी को देखते हुए एक तो अतिरिक्त जो सुरक्षा है वो पुलिस के माध्यम से की जाएगी। साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस पर विशेष फोकस रहेगा और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो हमारे परिवहन निगम की बसें हैं उसका अतिरिक्त रूप से उनकी संख्या बढ़ाते हुए संचालन किया जाएगा ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। FDUDF द्वारा 25 से 27 अक्टूबर तक ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। FDUDF के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राहुल डिंगरा ने बताया कि लघु कृषक व्यापार संघ के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। खंड में हरिद्वार में मेला लगाया जा रहा है, उसका नाम है FPO किसान मेला, जो SFAC डिपार्टमेंट लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के द्वारा लगाया जा रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है और मुख्य कार्य भी यही है कि जो किसान के उत्पाद है उनको सीधा ग्राहक तक पहुंचाया जाए, ताकि जो एक मिडिल मैन है वो बीच से हट पाए, किसान सीधा अपने सामान ग्राहक को बेच पाए और किसान की आमदनी को बढ़ा पाए। उसके लिए यहाँ पे 3 दिन का 25, 26 और 27 तारीख को ऋषिकुल ग्राउंड में FPO मेला लगाया जा रहा है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा अब तक का FPO मेला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से FPO आने वाले हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले हैं। आप ये मानिएगा कि लगभग 50 से ज्यादा FPO, 100 से ज्यादा फार्मर और 1000 से ज्यादा उनके ऑर्गेनिक और नेचुरल उत्पाद यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे लोग सीधा एक किसान से सामान खरीद पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान और सस्ता सामान। सस्ता इसलिए क्योंकि सीधा सामान जो है वो ग्राहक एक किसान से खरीद पाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो ग्राहक जो होगा उसको सामान अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, उसको सामान सस्ता मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा, नेचुरल मिलेगा और किसान का फायदा ये होगा कि किसान को जो रेट है, प्राइस है वो अच्छा मिलेगा। देखिए, किसानों की आय दुगनी करना सरकार की, देश की पहली प्राथमिकता है। इस विषय में पहले FPOs बनाए गए थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी बनाई गई थी कि किसानों का समूह इकट्ठा हो, अपने प्रोडक्ट्स बनाए और उनको बेचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब उन FPO के प्रोडक्ट्स को मार्केट देने के लिए, उनको कंज्यूमर से मिलाने के लिए, उनको बड़ी कंपनियों से, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से मिलाने के लिए, ताकि उनको और अच्छा भाव मिल सके, उनका सामान और अच्छा बिक सके, हर प्रदेश में 1-1, 2-2 मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार का मेला उत्तराखंड में हरिद्वार में है, ऋषिकुल ग्राउंड में, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा FPO पूरे भारत से आ रहे हैं
लगभग 1000 से ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपने अपने लेकर आ रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है पिछले ट्रेंड को देखते हुए कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन इसमें शिरकत करेंगे। 3 दिन के इस मेले में हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 20 से 30,000 लोग आए, कंज्यूमर्स आए, प्रोडक्ट खरीदें, और हमारा ऐसा मानना है कि लगभग हम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की सेल इन फार्मर्स को करके दें। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। याचिका का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से बताया गया कि 23 अप्रैल 2024 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था कि इसमें 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराना तय किया गया था, इसलिए तय समय सीमा के बाद अब छात्र संघ का चुनाव कराना संभव नहीं है। देखिए, मैंने तो ये है कि राज्य सरकार जो है खुद ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ठप करने में लगी हुई है। मतलब आप ये देखिए 23 अप्रैल 2024 का जो ऑर्डर है वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर है। एक तरफ तो आप कहते हैं शैक्षणिक सत्र क्या होगा, तो अगर वो शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से स्टार्ट होके 8 हफ्ता जो पूरा होता है 31 अगस्त तक का, तो तुरंत चुनाव होना चाहिए। तो आपने 30 सितंबर 2024 तक की डेडलाइन कहाँ से जारी, और उसके बाद आप फिर फर्दर एक जियो जारी करके कह रहे हैं कि आगे कि आप यूनिवर्सिटियाँ जो एडमिशन ले सकती हैं, ये चीज़ लग सकती है। मुख्य मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करें पूर्ण उसके साथ। इस ऑर्डर के हिसाब से चुनाव हो पाएंगे स्टेट में? नहीं, क्योंकि शासन ने खुद स्टेटमेंट दे दिया है कि हम जो है उसके हिसाब से हम नहीं चुनाव करा सकते। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में गुरुवार को किच्छा से फ्रिज सही करने आए मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिसमें उसके सर पर कच्चे उड़ गए और मौके पर ही फ्रिज सुधारने वाले मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। फ्रिज मैकेनिक के घर से जैसे ही मौत की खबर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया और दर्जनों लोग किच्छा से हल्द्वानी पहुंचे, जिन्होंने स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाया। देखिए, एक व्यक्ति की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है। उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि पुलिस इसमें जांच करेगी कि सिलेंडर कैसे गिरा, किसकी लापरवाही है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे तहरीर मिलती है उसी के अनुसार पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। काम करने ही आए थे और बाकी मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ भी। कैसे हुआ ये घटना, क्या हुई है? ये घटना ऊपर से सिलेंडर फेंका गया है। किसके यहाँ काम करते थे? काम नहीं, वो किसी के एक जगह नहीं करते थे। फोन आता था तो जाते, कहीं दूर दूर भी चले जाते थे। पुलिस से हम तो वो मांग रहे हैं इंसाफ। मोहल्ले के लगते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर आए थे फ्रीज सही करने के लिए, फोन करके उन्हें बुलाया गया था, वो फ्रीज सही करने के लिए आए। यहाँ पर मैं 2-3 घंटे बाद खबर पहुँची है कि क्या आते हैं उनके ऊपर सिलेंडर पता नहीं किस प्रकार फेंका गया, जो उनका शरीर में लगी चोट वो तुरंत ही खत्म हो गई। मैं इंसाफ चाहिए इस बात का। फ्रिज और क्या कहते हैं कूलर वूलर ये सब फ्रिज एसी सब सही करते थे। इनके लिए मालिक ने फ़ोन कर इनके लिए बुलाया, ये क्या कहते हैं स्टैंडर्ड स्वीट हाउस वालों ने इनको बुलाया इनको बोले आप हमारा फ्रिज सही होना है। इन्होंने फ्रिज के लिए अंदर दुकान में एंट्री करी, इन्होंने ये कह दिया कि वो फ्रिज हमारा गोदाम में रखा हुआ है। गोदाम में ये जा रहे थे, घर वहाँ से निकल रहे थे स्वीट हाउस से, तो ऊपर से पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं, ये गोदाम को जाने लगे, बोले सामान मेरा गोदाम में ही ले आना, वहीं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे ही निकले हैं ऊपर से सीधा ही इनके ऊपर सिलेंडर छोड़ दिया गया और सीधे सिर में लगा, सिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के निवास कैंप कार्यालय गुलरभोज के में दिनेशपुर से कुछ युवा एवं संभ्रांत लोग विधायक अरविंद पांडे से मिलने पहुंचे। लोगों ने बताया कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, जिसमें युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही। नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की विधायक से मांग की गई। आज दिनेशपुर के इलाके से सभी सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग इकट्ठे होकर मुझसे मांग करने आए हैं कि साहब हमारे दिनेशपुर के युवा पीढ़ी को, बच्चों को नशे से बचा लीजिए। इन लोगों का कहना है कि कुछ दिनेशपुर में सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपने राजनीतिक पहुंच की वजह से और कुछ पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से
दिनेशपुर के इलाके में, चक्की मोड़ के इलाके में स्मैक का बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये दिनेशपुर वासियों का कहना है और ये मेरी जानकारी में भी है। मुझे तो तकलीफ के साथ साथ थोड़ा मेरा हौसला भी इस बात पे बढ़ा है। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ।